हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज की ये हेलो हमारे क्लास 9th के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अभी क्लास 8 से 9th में आए हैं। तो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक बदली हैं, जहाँ कुछ सब्जेक्ट कम हुए हैं लेकिन जो सब्जेक्ट हैं उन्हीं का बोझ कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। कारण ये है कि भाई आपकी बुक्स बढ़ गई हैं, सिलेबस बढ़ गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन्हीं को मैं हिंदी आपको पढ़ाती हूँ, यानी कि मेरा नाम है रूपाली वर्मा और मैं आपको पढ़ाती हूँ हिंदी। तो मैंने 9th में आपको, जब आप अभी भी आए हो, तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर, हर वीडियो में मैं ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे। आपके क्लास 9th में जब आप आ रहे हो तो क्लास 9th में हमेशा 2 कोर्स चलते हैं, ध्यान रखना। अब ये कोर्स कौन से चलते हैं और आपके स्कूल में क्या लिया गया है तो उसके बारे में भी डाउट क्लियर कर देती हूँ। 9th में आपके 2 कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। अब आपके यहाँ कौन सा चलता है ये आपके स्कूल के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि आपके स्कूल में कौन सा चल रहा है। इसमें आपको चूज करने का कोई भी जरिया नहीं होता है कि आप चूज करो कि आप कोर्स ए लोगे या कोर्स बी लोगे। ये ऑप्शन आपके पास नहीं होता। आपके स्कूल में क्या चल रहा है ये आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास कोर्स ए है या कोर्स बी है, तो इसको पता करने का भी एक तरीका है। अगर आपके पास कोर्स, देखिए दोनों ही कोर्सेज में बुक्स अलग अलग चलती हैं। कोर्स ए में अलग बुक्स चलेंगी, कोर्स बी में अलग चलेंगी। तो कोर्स ए में जो हमारी बुक चलती हैं वो है आपकी क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1। लेकिन कोर्स बी में जो हमारी बुक चलती है वो है स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। तो समझ गए ना, डिफ्रेंशिएट आप कर लोगे। आपके पास जो हिंदी की बुक है उन्हें उठा के देखो कि कौन सी बुक चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपका कोर्स चल रहा है। इन कोर्स के अलावा हमारे पास व्याकरण का भी कुछ सिलेबस रहता है जिसके लिए कोई भी बुक प्रोवाइड नहीं की गई है। आपको सिर्फ टॉपिक दिए गए हैं, तो उन्हीं टॉपिक पे बेसिस पे आगे मैं आपको व्याकरण और लेखन कार्य दोनों ही समझाऊंगी। लेकिन चूंकि अभी हम करने वाले हैं क्या, अपना कोर्स ए। तो कोर्स ए में हमारी जो मेन पुस्तक चल रही है वो है क्षितिज भाग 1, उसके बाद हम कृतिका भाग 1 पढ़ेंगे। तो क्षितिज भाग 1 जो है वो हमारी 2 खंडों में विभक्त है। कितने खंड में? 2 खंड में विभक्त है। एक है गद्य खंड और एक है काव्य खंड। अभी तक आप क्लास 8th में क्या पढ़ते आए? आपने कविताएं, दोहे और कहानियां, एकांकियां, ये सभी एक साथ ही पढ़ा, ठीक है, एक साथ होता। लेकिन अब क्या किया, क्लास 9th में गद्य खंड अलग कर दिया गया, काव्य खंड अलग कर दिया गया है। गद्य खंड में आपकी कहानियां हैं, एकांकी हैं, निबंध हैं, यात्रा वृत्तांत हैं, व्यक्ति चित्र है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सभी कुछ पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा जो पहला अध्याय रहा वो एक कहानी थी, 2 बैलों की कथा, ठीक है। उसके बाद दूसरा अध्याय जो हमारा रहा वो हमारा, दूसरे अध्याय में हमने दूसरा विधा पढ़ी, फिर तीसरे अध्याय में हमने फिर नेक्स्ट विधा पढ़ी, अब चौथे अध्याय में हम फिर दूसरी विधा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग विधाएं हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो आज जो हम कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 4 है। याद रखिए, बुक आपकी जो दी गई है वो स्टार्ट हो रही है आपकी गद्य खंड से, ठीक है। तो गद्य खंड के अभी तक हम 3 अध्याय कर चुके हैं, 3 अध्याय हमने किए ना। अब हम आ चुके हैं अपने चौथे अध्याय पे। चौथा अध्याय है हमारा सांवले सपनों की याद। अब क्या है ये, अब ये भी मैं बता देती हूँ। जो सपने जो है, हम लोग जब देखते हैं, देखिए सपनों के लिए बहुत तरह के विशेषण इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या विशेषण होते हैं? जैसे कि हमने देखा सुनहरे सपने, विचित्र सपने, डरावने सपने, शोक भरे सपने, बहुत सारे सपने देखते हैं ना। अब हम आते हैं सांवले सपने। सांवला जो विशेषण है खास तौर से उन लोगों को दिया जाता है जिनका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, ठीक है, जिन्हें हम वीटिस कॉम्प्लेक्शन बोलते हैं ना, इंग्लिश में वीटिस कॉम्प्लेक्शन जो बोलते हैं उसे ही हम सांवला बोलते हैं। अब ये जो सांवला शब्द है ये सपनों के साथ इस्तेमाल किया गया, सपनों के विशेषण के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तो आखिर क्यों? वे सपने जो अब ढल चुके हैं, कहने का मतलब है देखे तो गए लेकिन अब उनको देखने वाला व्यक्ति जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो इसलिए इसको सांवले कहा गया है, क्योंकि वो अब ढल रहे हैं, डार्कनेस साइड में जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो अध्याय हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है ये प्रस्तुत किया है जाबिर हुसैन जी ने। किसने प्रस्तुत किया है? जाबिर हुसैन ने। अब जाबिर हुसैन जो है इस पूरे पाठ के रचयिता हैं, लेकिन ये जो पूरा पाठ है वो एक व्यक्ति चित्र को प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। व्यक्ति चित्र या चरित्र चित्रण कुछ भी बोल लीजिए। और वो व्यक्ति हैं सालिम अली। सालिम अली कौन है? सालिम अली एक बर्ड वॉचर है। क्या है? एक
बर्ड वॉचर, यानी कि जो बर्ड्स के बारे में सारा ज्ञान इकट्ठा करते हैं। आप लोग बहुत सारे देखते हैं, आप लोगों ने नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी, ये सारी चीज़ें देखते हो ना, तो इनमें आप लोगों ने देखा ना कि कोई एक व्यक्ति होता है जो कभी तेंदुओं के पीछे जा रहा है, कोई शेर के पीछे जा रहा है, कोई हिप्पो के बारे में बता रहा है, कोई फिश के बारे में बता रहा है। इसी तरीके से पक्षियों के बारे में जो लोग बताते हैं, अब बताने से पहले उनके बारे में पता करना भी तो ज़रूरी होता है। तो जो लोग पता करते हैं और बताते हैं वो कौन होते हैं? वो बर्ड वॉचर होते हैं। वॉचर का मतलब तो जब जान गए ना कि जो देखते हैं। तो पक्षियों के पीछे रहना, अब ये बहुत पेशेंस का काम भी होता है, क्योंकि पक्षी आपके हिसाब से तो रिएक्ट करेंगे नहीं, उनकी जो दुनिया है, और दूसरा वो तो एक तो उड़ते हैं, तो उनके उड़ने के हिसाब से उनका संसार पता करना तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। भाई एक अगर ज़मीन में चल रहा है तो हम ज़मीन में चल के पता कर सकते हैं, जो आसमान में उड़ रहा है उसके बारे में पता करना कितना मुश्किल होता है। तो सालिम अली जी क्या है? एक बर्ड वॉचर है। अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो ये कहानी जहाँ, ये जो व्यक्ति चित्र है जहाँ से शुरू हो रहा है वो उनकी मृत्यु के बारे में से ही शुरू हो रहा है। तो अब ये पाठ हम पढ़ना शुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें कि इस पाठ के जो रचयिता हैं वो है जाबिर हुसैन। तो क्लास 9th में अब आपको एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है वो ये है कि आपके जितने भी अध्याय हैं उन अध्यायों में जितने भी कवि आएंगे, जितने भी लेखक आएंगे, उन सभी के बारे में नॉलेज गेन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इट्स अ कंपल्सरी, ध्यान रखना। अभी मैं ये क्यों बोल रही हूँ कंपल्सरी? इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो भी कवि या लेखक रहेंगे उनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में आपको कैसे पता चलेगा? वैसे तो अगर आप अपनी बुक उठाओगे ना तो बुक में सबसे पहले आपको जाबिर हुसैन का जीवन परिचय मिलेगा, फिर उनकी काव्य भाषागत विशेषताएँ मिलेंगी, फिर पाठ का रूपरेखा मिलेगी, फिर उसके आगे पाठ शुरू होता है। तो यहाँ पर हम आपको क्या बता रहे हैं कि जितना उनके बारे में जानना ज़रूरी है उतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ आपको बताई हैं, ठीक है। तो चलिए जाबिर हुसैन जी के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म सन 1945 में नौनही गाँव, राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ था। तो गांव था नौनही, राजगीर था, याद रखिए राजगीर जगह है, वो कहाँ आता है? नालंदा जिले में आता है, और स्टेट है बिहार। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। अंग्रेजी भाषा यानी कि इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर के वो प्रोफेसर रहे। प्राध्यापक मतलब, अध्यापक मतलब टीचर, प्राध्यापक मतलब प्रोफेसर। तो प्राध्यापक रहे अर्थात वो प्रोफेसर रहे। इन्होंने सक्रिय राजनीति में भी भाग लिया। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक राइटर के तौर पर ही रहे, वो एक पॉलिटिशियन के तौर पर भी कार्यरत रहे। क्यों भाग लिया? और विधानसभा के सदस्य रहे, मंत्री और सभापति भी रहे। ये हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। इन्होंने किस किस भाषा में किया है? इन्होंने अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी किया, अंग्रेजी में भी किया, उर्दू में भी किया। तीनों ही, अब चूंकि इन तीनों ही भाषाओं में उनका अच्छी पकड़ थी तो इनका जो लेखन कार्य रहा वो इन तीनों ही भाषाओं में रहा है। अब इनकी कुछ रचनाओं के, अच्छा अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि मैम जब आप किसी लेखक का जीवन परिचय बताते हैं तो उनकी मृत्यु के बारे में भी बताते हैं। तो जाबिर हुसैन की मृत्यु, उनकी मृत्यु अभी नहीं हुई है, वो अभी जीवित हैं, इसलिए ये यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखना इस बारे में कि अगर विद इन ईयर इनके साथ कुछ ऐसा होता है तो हमें ये सारी चीज़ें लिखनी, मेंशन करनी पड़ती हैं। जैसे कि हम जब पहले पढ़ा रहे थे तो जब पढ़ाते थे तो लेखक थे स्वयं प्रकाश जी, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, फिर एक मिड ईयर में उनकी मृत्यु हो गई और इससे संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में आ गया। अब बच्चे इस बात को लेकर अवेयर नहीं थे, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि जब हम पढ़ रहे हैं अगर किसी भी व्यक्तित्व में चेंजेस आते हैं, कुछ आते हैं, तो उन चेंजेस को हमें समझकर लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब जो ये स्वयं प्रकाश, लेखक जो स्वयं प्रकाश जी की हम बात कर रहे हैं, ये क्लास 10th में हमारे गद्य खंड अध्याय के पहले अध्याय हैं नेताजी का चश्मा, उसके लेखक रहे। तो जब हमने इसको एक उनकी मृत्यु आई थिंक 2006 या 7 के आसपास हुई है आई थिंक, ठीक है, मुझे भी इस रिसेंटली अभी याद नहीं आ रहा है। तो उस साल जब मैं पढ़ा रही थी तो उस टाइम में जब तक मैंने ये चैप्टर पढ़ाया तब तक वे जीवित थे और ईयर एंड तक उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सारी चीज़ एग्ज़ाम में आ गई, तो बच्चे इस चीज़ को नहीं लिख पाए थे। तो इसीलिए अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उनके लिए आपको अवेयर रहना ज़रूरी है, थोड़ा एक्टिव रहिएगा करंट अफेयर्स
को भी लेकर। ठीक है, अब आ जाते हैं उनकी कुछ रचनाएं। रचनाएं क्या हैं? हिंदी में जो आगे है, इनकी पहली रचना हमने यहाँ पर बता रहे हैं, जो आगे है, डोला बीबी की मज़ार, अतीत का चेहरा, लोंगा और एक नदी रेत भरी। तो ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वैसे तो इनकी रचनाएं बहुत सारी और भी हैं, लेकिन हमें उन्हें यहाँ पर क्यों मेंशन नहीं किया? क्योंकि आपकी बुक में जो जितनी मेंशन है मैंने वही यहाँ पर मेंशन करी है। ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं, जितना बुक में है अगर आप उतना ही पढ़ लो तो बहुत अच्छा है। अब आ जाते हैं हम पाठ में। अब हम पाठ शुरू करें उससे पहले हम जरा थोड़ा सा चीज़ें आपको बता दें। ये पाठ जो है गद्य साहित्य के व्यक्ति चित्र विधा में लिखा गया है, और यहाँ पर जिसका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है वो है सालिम अली जी। सालिम अली जी एक बर्ड वॉचर रहे, और ये पाठ जो शुरू हो रहा है वो उनकी मृत्यु के बाद लिखा गया है। तो जब हम इस पाठ को शुरू करेंगे तो देखेंगे उनकी मृत्यु के बारे में लेखक ने बहुत अच्छी लाइन्स लिखी है। ध्यान से उनको देखिएगा। मैं हर एक लाइन का अर्थ तो आपको समझाऊंगी, लेकिन याद रखिए कि जो लाइन्स हैं इनसे संबंधित आपके बारे में, अगर मान लीजिए क्या किन शब्दों में लिखा, हम ये बोलेंगे कि लेखक जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली की मृत्यु को किन शब्दों में बयां किया, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो उन शब्दों को आपको लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ध्यान से देखिएगा। सांवले सपनों की याद पाठ में एक व्यक्ति का चित्र खींचा गया है, अतः ये एक व्यक्ति चित्र है। तो समझ में आया, ये एक व्यक्ति का चित्र खींचा गया है, एक पर्सनालिटी है जिसके बारे में बताने की कोशिश करी जा रही है। तो ये पाठ कौन सी विधा में हुआ? व्यक्ति चित्र में। जो मैं बार बार आपको ध्यान रखिए, क्वेश्चन आएगा कि ये पाठ किस विधा में लिखा गया है, गद्य साहित्य की कौन सी विधा में है, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर आते हैं, लेखक कहते हैं कि सुनहरे रंग के पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक हुजूम सवार होकर मौत की खामोश वादी की तरफ चला जा रहा है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर, और आपका बुला नहीं सकते क्योंकि ये पूरे जो वक्तव्य हैं ये सालिम अली की मृत्यु के बारे में लिखे गए हैं। याद रखिएगा, सालिम अली की मृत्यु के बारे में लेखक ने लिखे हैं, ये वो वक्तव्य हैं। ठीक है, सालिम अली की मृत्यु का विवरण है। ठीक है, मृत्यु का विवरण है, और किसके द्वारा है? जाबिर हुसैन जी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, कि हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि जो वक्तव्य कहे जा रहे हैं उनको एज इट इज़ ही हमें लिखना पड़ता है। और ये मैं क्यों ख़ास तौर से बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन मैंने क्लास 9th में आप लोगों के देखे हैं। लास्ट ईयर भी जो क्लास 9th के कुछ एग्ज़ाम पेपर्स हुए थे, मेरे पास बच्चों ने फॉरवर्ड किए थे, तो मैंने उसमें भी देखे थे कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो लाइंस दी गई हैं, इन लाइंस को पूरा यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ना, समझना और याद करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हाँ, अब इन पूरी लाइन का अर्थ बताऊँगी। सुनहरे रंग के पक्षियों के पंखों पर सवार। अब यहाँ पर देखिए, सुनहरे रंग का कोई पक्षी होता है? कोई पक्षी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर उन्होंने मृत्यु के बाद इंसान को क्या कहा जाता है कि वो शरीर ही मात्र है, आत्मा तो निकल गई। तो वही चीज़ यहाँ पर सुनहरे रंग के पक्षियों का तात्पर्य है बादलों से। बादल सुनहरे होते हैं जब सूरज उगता है। ठीक है, जब सूरज उगता है तो क्या होता है, जो बादल हैं वो सुनहरे रहते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं को सुनहरे रंग के पक्षी किसे बोला गया है? बादलों को बोला गया है। के पंखों पर सांवले सपनों का हुजूम सवार होकर। अब सांवले सपनों का हुजूम क्यों बोला गया है? क्योंकि सालिम अली जो है वो ताउम्र जो है पक्षियों के बारे में ही जानते रहे और हमें बताते रहे। अब क्या है, वो और भी बहुत सारी चीज़ें करना चाहते थे, लेकिन वो मात्र सपना बनकर रह गई। क्या बन के रह गई? मात्र सपना बन के रह गई। उसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकते। अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो अब वो सपने क्या हैं, वो पूरे तो नहीं हो सके, लेकिन अब क्या हैं, वो ढल गए हैं।
तो डार्कनेस में आ गए। ढलने का तात्पर्य इन्होंने उसे डार्कनेस बता दिया, तो डार्कनेस के लिए उन्होंने सांवले सपनों का इस्तेमाल, सावने विशेषण का इस्तेमाल किया है। तो अब वो पूरे सपनों का हुजूम क्या है, उस सुनहरे रंग के बादलों के ऊपर सवार होकर मौत की आगोश में चला गया है। तो किसके साथ चला गया है, वो सालिम अली जी के साथ में चला गया है, क्योंकि अब तो उनकी मृत्यु हो गई है। फिर है वादी की तरफ चला जा रहा है, मौत की तरफ जा रहा है। उस झुंड में सबसे आगे सालिम अली चल रहे हैं। अब मान लीजिए अगर मैंने कोई सपना देखा है तो क्या होगा, मेरे सपने तो मेरे बाद ही आएंगे ना, कैसे आएंगे, मेरे बाद आएंगे। तो सालिम अली की मृत्यु के बाद मतलब सालिम अली सबसे आगे आगे चल रहे हैं और उनके सपनों का हुजूम उनके पीछे चल रहा है। अब जैसे उनका सालिम अली जी का जो है वो दाह संस्कार किया जाएगा, उसी तरीके से उनके सपने भी उन्हीं के साथ जाएंगे। तो वो चले गए और उनके पीछे उनके सारे सपने भी चले गए। वे सैलानियों की तरह एक अंतहीन यात्रा की ओर चल पड़े। अब सालिम अली एक बर्ड वॉचर थे, तो बर्ड वॉचिंग के लिए उन्हें हमेशा यात्राएं करनी पड़ती थी। अब ये बात तो सही है कि अब ये तो नहीं कि घर में बैठ के हम पक्षियों के बारे में पता कर लेंगे, हमेशा हमें जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो वही चीज़ हुआ, सालिम अली को भी क्या करना पड़ता था, हमेशा आना जाना पड़ता था। अब सालिम अली जो है अब जिस यात्रा पर निकले थे वो अंतहीन यात्रा थी। तो भाई हमेशा अगर जाते थे तो कुछ समय बाहर रहे, पक्षियों के बारे में जाने, फिर वापस अपने घर आ जाते थे, ठीक है। तो वो एक सैलानी की तरह थे, हमेशा नई नई जगह जाना, पक्षियों के बारे में पता करना, कुछ समय वहाँ रहना और फिर उसके बाद लौट के वापस अपने घर आ जाना। लेकिन अब वो जो सैलानी बनकर निकले थे, अब उनकी यात्रा अंतहीन थी, अर्थात अब वो वापस नहीं आने वाले थे, ठीक। इस बार का सफर उनका आखिरी सफर था, बात सही था। मौत का जो सफर होता है वो आखिरी ही सफर होता है, इसके बाद इंसान कुछ नहीं, ना उस सफर से कभी वापस आता है और ना ही कभी कोई दूसरा सफर कर सकता है। ये सफर आखिरी सफर था। इससे पहले उन्होंने बहुत सारे सफर किए, लेकिन हमेशा सफर करके वो वापस आ जाते थे, लेकिन इस बार वो वापस नहीं आने वाले। इस बार उन्हें कोई भी वापस नहीं बुला सकता, क्योंकि वो अब एक पक्षी की तरह मौत की गोद में जा बसे थे। अब सालिम अली जी को जाबिर हुसैन जी ने क्या बताया है कि वो एक पक्षी ही है। अब देखिए, जो व्यक्ति हमेशा ताउम्र पक्षियों के लिए ही पागल रहा, पक्षियों के बारे में ही जानने की कोशिश करता रहा, तो उसे ही एक पक्षी की संज्ञा दे देना तो कहीं कोई गलत नहीं है। तो वही चीज़ उन्होंने क्या बोला कि अब इस यात्रा से उन्हें कोई वापस बुला नहीं सकता। अब वो क्या हो चुके हैं, अब वो मौत की गोद में जा चुके हैं। तो ये वक्तव्य पूरा याद रखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं, सालिम अली इस बात से दुखी तथा नाराज थे कि लोग पक्षियों को आदमी की तरह देखते हैं। अब इस लाइन का मतलब देखिए, जाबिर हुसैन जी का कहने का तात्पर्य है कि पक्षी, हर इंसान का अपना एक नज़रिया होता है। अब जैसे मैं हूँ, मैं किसी जानवर के, जैसे मेरे यहाँ एक्वेरियम है, एक्वेरियम में मेरे पास फिश है। अब मैं उनको एक आदमी की नज़र से नहीं, मतलब मैं तो एक आदमी हूँ, मतलब मनुष्य हूँ, तो मैं मनुष्य की नज़र से नहीं देखती। क्या होता है कि जब हम लोग उनके आसपास थोड़ी देर बैठते हैं तो वो भी हमसे बात करने लगती, लिटरली। मतलब मैंने भी ये देखा है कि अगर थोड़ी देर उनके एक्वेरियम के पास में बैठकर, खड़े होकर अगर उनसे करूँ तो वाकई वो सब झुंड लगाकर मेरे पास आ जाएंगी, जैसे लगता है मेरे से बात करनी है या जो कुछ भी करना है। तो वो एक मछलियाँ हैं। उसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने क्या देखा, बताया कि अब मैं क्योंकि मेरे यहाँ एक वही पेट है, तो मैं उनसे थोड़ा, जब मैं फ्री टाइम में होती हूँ या मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए होता है, तो मैं उनके साथ थोड़ा सा समय वहाँ पर खड़े होकर उनके साथ बिताती हूँ। तो भाई खाना देने का टाइम एक अलग होता है, तो उन्हें पता है कि हमें 2 टाइम खाना मिलना है, वो हम देते हैं। वो उस टाइम को वो पूरी तरह एक्टिव रहती हैं, क्या हमारा टाइम हो गया, हमको मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर मैं उनके पास जाती हूँ तो उन्हें ये चीज़ का एहसास होता है कि हाँ, हमारे साथ कोई है, ठीक है, हमें पहचानती हैं। फिश ये समझो कि नहीं पहचानती तो ये गलत है, फिशेस हमें पहचानती भी हैं। उसी तरीके से पक्षियों, अब सालिम अली क्या थे, वो पक्षियों के साथ जुड़े हुए थे। तो अब वो पक्षियों के साथ साथ रह के उन्होंने पक्षियों के बारे में बहुत कुछ जान लिया था, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके जीवन काल के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी थी।
तो उन्हें ये चीज़ का बड़ा अफसोस होता था कि आदमी जो है उन्हें सिर्फ आदमी की निगाहों से ही देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि पक्षियों का संसार अलग सा होता है। हम लोग जैसे अब मनुष्य में ही देख लो, हम लोग मनुष्य का संसार अलग होता है। अब मान लीजिए हम 80 साल का जो बुजुर्ग है उसमें और 4 साल के बच्चे में, इन दोनों में फ़र्क होता है ना। उन दोनों के साथ हमारा बिहेवियर अलग अलग रहता है कि नहीं रहता। मान लीजिए हम मिडिल एज में हैं, अब आपके यहाँ ही हैं, आपकी मम्मी है और आपका छोटा भाई है, तो उन दोनों के साथ आपका बिहेवियर अलग अलग रहेगा। अब आपके दादा दादी होंगे, उनके साथ बिहेवियर अलग रहेगा, है ना। तो 3 एज ग्रुप से जिनके साथ आप अलग अलग तरीके से बिहेव करोगे, तो वही बिहेवियर आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना होता है जब आप किसी दूसरे प्राणी से रूबरू होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर उन्होंने बताया कि सालिम अली को इस चीज़ का बड़ा ही दुख था कि लोग उन्हें आदमियों की निगाह से ही देखते हैं। उन्हें आप एक पक्षी बनकर देखो कि पक्षियों का संसार किस तरीके का होता है। जब हम एक मनुष्य होकर मतलब अलग अलग मनुष्यों से अलग अलग तरह की बातें कर सकते हैं, तो हमें पक्षियों से, प्राणियों से, जानवरों से हर अलग अलग तरीके से बात हम कर सकते हैं। लोग पहाड़ों, झरनों तथा जंगलों को भी आदमी की निगाह से ही देखते हैं। बात सही है, हम आदमी की निगाह से देखते हैं का तात्पर्य क्या होता है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ हम गंदगी फैलाते हैं, हम उसे अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये याद रखिए। हम उन जगहों पर रह रहे हैं, हमने उनकी जगह को लिया है, तो वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये इस चीज़ का उन्हें बड़ा अफसोस रहता था कि वो हर चीज़, मनुष्य के अंदर ये चीज़ है कि हर चीज़ पे अपना अधिकार वो पहले जमा लेता है। यह गलत है, क्योंकि कोई भी आदमी पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता है। लेखक कहते हैं कि वृंदावन में भगवान कृष्ण ने पता नहीं कब रासलीला की थी, कब ग्वाल बालों के साथ खेल खेले थे, कब मक्खन खाया था, कब बांसुरी बजाई थी, कब वन विहार किया था। तो अब यहाँ पर इन्होंने देखिए बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया है। क्या दे रहे हैं, यह गलत है क्योंकि कोई भी आदमी पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता। अब इसका तात्पर्य क्या है, अब सुबह सुबह देखना, ठीक है, रोमांचित का मतलब क्या है, हमारे अंदर जो है वो थोड़ा सा एडवेंचर आ जाना। अब पक्षियों की आवाज़ से कभी हमारे अंदर ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। मॉर्निंग में आप देखो, सुबह सुबह अगर हम जब सो रहे हैं और हमारे आसपास अगर पेड़ हैं, तो ध्यान रखना पक्षियों की आवाज़ें बहुत आती हैं सुबह, तो वो हमें अच्छी लगती हैं, मधुर लगती हैं, लेकिन रोमांच पैदा नहीं करती। मतलब कि कहने का उनका तात्पर्य ये था कि ये कोई रोमांच करने की जगह नहीं है। पक्षियों के साथ हम रोमांच नहीं कर सकते, हमें उनके संसार, वो बहुत सेंसिटिव चीज़ है, बहुत ही सेंसिटिव प्राणी होते हैं, तो इसलिए हमें वहाँ पर एडवेंचर नहीं करना है। हाँ, वहाँ पर हम उनके साथ किसी तरह का कोई एडवेंचर नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने बोला कि हमें आदमियों की निगाह से नहीं देखना, क्योंकि आदमी हर वक्त अपनी लाइफ में एडवेंचर चाहता है। हर किसी के एडवेंचर का लेवल अलग अलग होता है। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि ये एडवेंचर करने की चीज़ नहीं होती, वही हमको रोमांचित होने की जगह नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण श्री कृष्ण के माध्यम से दिया है कि लेखक कहते हैं कि वृंदावन में भगवान कृष्ण ने पता नहीं कब रासलीला की थी। अब भगवान कृष्ण अभी थे, हजारों सालों पहले थे, तो उन्होंने ना जाने कब करी थी, हमें आज तो नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि उन्होंने की थी। ठीक है, ये हमको पता है कि उन्होंने की थी, लेकिन कब की थी हमें ये नहीं पता। लेकिन जब आज भी हम वृंदावन जाते हैं तो हर जगह हम श्री कृष्ण को महसूस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते, बताइए। तो वही चीज़ उन्होंने उनके रासलीला, कब ग्वाल बालों के साथ खेल खेले थे, कब मक्खन खाया था, कब बांसुरी बजाई थी, कब वन विहार किया था। किंतु आज जब हम यमुना के काले पानी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी अभी भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आ जाएंगे और सारे वातावरण में संगीत का जादू छा जाएगा। तो वो चीज़ इन्होंने बहुत अच्छे माध्यम से हमको बताने की कोशिश करी है कि श्री कृष्ण आज से हजारों साल पहले वृंदावन में रहे होंगे, जब उन्होंने रासलीला करी, सब कुछ किया, लेकिन आज भी जब हम वृंदावन जाते हैं तो श्री कृष्ण को वहाँ महसूस करते हैं। कैसे करते हैं, अब हम यमुना किनारे हों या कहीं पर भी हो तो हमें लगता है कभी तो श्री कृष्ण यहाँ से गुजरे होंगे, कभी तो गुजरे होंगे, कभी तो यहाँ बैठे होंगे। आज हम उस जगह को अगर स्पर्श मात्र भी कर लें तो हमें लगता है कि हाँ, हम श्री कृष्ण के बहुत नजदीक आ गए।
उनका सानिध्य हमने पा लिया, होता है ना। तो वही चीज उन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी का जादू कभी खत्म नहीं होता। सालिम अली ने बहुत भ्रमण किया था तथा उनकी उम्र 100 वर्ष की हो रही थी। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं इन्होंने, ये जो वक्तव्य श्री कृष्ण का दिया है, यहाँ पर कहने का सिर्फ ये तात्पर्य है कि व्यक्ति के चले जाने से उसके एहसास खत्म नहीं होते, ठीक है। तो ये जाबिर हुसैन जी ने इसलिए बोला। उसी तरीके से सालिम अली जो हैं वो चले गए हैं, मगर उनके एहसास, उनकी मौजूदगी हम आज भी महसूस कर सकते हैं, जैसे श्री कृष्ण की जाकर हम आज भी वृंदावन में महसूस करते हैं। वो भले नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो पुण्य कर्म वहां पर रहकर किए, उसने पूरे संसार को सीख दी है। तो वही सीख यहाँ पर सालिम अली ने अपने 100 वर्ष के का काल रहा, उनकी उम्र का जो काल रहा, उसमें उन्होंने पक्षियों के बारे में जितना कुछ भी जाना, वो सभी कुछ हमें बताने का प्रयत्न किया, और उन्हीं की वजह से हम पक्षियों के बारे में इतना कुछ जान और समझ पाए हैं। तो सालिम अली जब उनकी मृत्यु हुई तो वो लगभग 100 वर्ष के हो गए थे। अतः उनका शरीर दुर्बल हो गया था। मुख्यतः वे यात्रा करते करते थक चुके थे, किंतु इस उम्र में भी उनके अंदर पक्षियों को खोजने का जुनून था। अब देखिए, जब उनकी मृत्यु हुई तो वो लगभग 100 वर्ष के हो चुके थे। 100 वर्ष का मतलब, अब 100 वर्ष का व्यक्ति क्या है, शरीर से कमजोर तो होगा, इतना स्वस्थ तो रहेगा नहीं। अब चूंकि जो उनका काम था उसके चक्कर में उन्हें बहुत यात्राएं करनी पड़ती थी, उन यात्राओं की थकान भी उनके अंदर बहुत थी। शरीर का स्वस्थ रहना, अब जैसे जैसे उम्र ढलती है, व्यक्ति जो है वो फिजिकली तौर पर कमजोर हो जाता है। अब वो कमज़ोर तो हो गए, लेकिन उनका जो रूटीन था, पक्षियों के लिए जाना, उनके पक्षियों के संसार को खोजना, वो सब उनका वैसे ही चल रहा था। उसमें उन्होंने किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं किया था। अब उनके अंदर क्या था, इतनी उम्र होने के बाद, शरीर इतना थक जाने के बाद भी, तब भी उन्हें पक्षियों के बारे में जानने और खोजने का बेइंतहा जुनून था। दूरबीन उनकी आंखों पर या गर्दन पर पड़ी ही रहती थी तथा उनकी नजर दूर दूर तक फैले आकाश में पक्षियों को ढूंढती ही रहती थी। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता सुंदर सलोना संसार दिखाई देता था। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि सालिम अली को कभी बिना दूरबीन के देखा ही नहीं गया। अब दूरबीन की क्या जरूरत, भाई पक्षी कोई ऐसा थोड़ी ना कि हमने कहा आओ हमारे पास, हम चले गए उनके पास, हम उनके नजदीक भी पहुंचते थे तो उड़ जाते थे। तो पक्षियों के संसार के बारे में, और ना ही हम उनके साथ साथ उड़ सकते हैं, हम तो ऐसा नहीं कर सकते। हम उनको बुला नहीं सकते, वो हमारे पास नहीं आ सकते। हम उनके पास जाने की कोशिश करें तो वो उड़ जाएंगे, हम उनके साथ उड़ नहीं सकते। अब इस कंडीशन में पक्षियों के संसार के बारे में जाना कैसे जाए, तो उसका सबसे आसान और सही तरीका होता है दूरबीन। अब दूरबीन क्या है, वो दूर की चीजों को हमें पास दिखा देती है। तो सालिम अली जी को हमेशा दूरबीन के साथ देखा गया। दूरबीन या तो उनकी आंखों पे रहती थी या उनके गले में लटकी रहती, हर वक्त तैयार पक्षियों के बारे में जानने के लिए कि भाई ये पक्षी कैसे रहता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, उसका जीवन काल कितना होता है, जो भी है वो सारी चीजें उन्होंने जानते थे। तो यही चीज उनका, दूरबीन उनकी आंखों पर या गर्दन पर पड़ी ही रहती थी तथा उनकी नजर दूर दूर तक फैले आकाश में रहती थी। हर समय वो पक्षियों को देखने का प्रयत्न किया रहते थे। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता सुंदर सलोना संसार दिखाई देता था। तो एक संसार तो प्राणियों का संसार होता है, लेकिन वो हमेशा प्रकृति के नजदीक रहे पक्षियों के कारण, तो उस संसार में हमेशा डूबे रहते थे। इस सुंदर रहस्यमयी दुनिया को उन्होंने बड़े परिश्रम से बनाया था। बात सही है, एक बर्ड वॉचर का काम आसान नहीं है कि दूरबीन लेके, अरे उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है। और ये जो पूरा संसार उन्होंने पक्षियों का बनाया था, कि बहुत मुश्किल से बनाया था। इसके बनाने में उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान रहा। तो अब हम एक व्यक्ति चित्र खींच रहे हैं, तो उनके आसपास जो लोग रहे उनके बारे में भी जानना जरूरी है। अब उनका जो परिवार रहा, उनकी पत्नी थी तहमीना। अब पत्नी का साथ नहीं होता तो शायद वो इतना महान काम नहीं कर पाते। तो ये जो संसार बनाया, पक्षियों का जो के बारे में हमें बताया, सब कुछ करना, ये एक बहुत कठिन काम था। और ये सारा काम करने का किसने बताया, ये इनमें मदद करी तहमीना ने, उनकी सालिम अली जी की वाइफ ने।
सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान के झोंकों से बचाना चाहते थे। अच्छा, हम बता दें, तहमीना जो है वो उनके साथ कॉलेज से साथ थी, उनकी कॉलेज की फ्रेंड थी, फिर उनकी शादी हो गई और ताउम्र उनके साथ में रही। तो ये चीज़ बुक में मेंशन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि उनकी वाइफ का नाम था तहमीना और जो उनकी कॉलेज से उनके साथ में रही थी। अब हम आ जाते हैं केरल की साइलेंट वैली की तरफ। सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान के झोंकों से बचाना चाहते थे। अब क्या था, जो केरल की साइलेंट वैली है उस पर रेगिस्तानी जो हवा का चक्कर, अब साइलेंट वैली को वो एक वर्षावन है और उस जगह पर धीरे धीरे जो है रेगिस्तान का प्रकोप बढ़ रहा था, यानी कि वहाँ के एरिया कुछ जो है वो बंजर हो रहे थे। इस चीज़ को लेकर सालिम अली बहुत दुखित थे। कारण ये था कि भाई अगर पेड़ पौधे नष्ट होंगे तो पक्षी भी नष्ट होंगे। तो हमने जैसे बताया कि वो सिर्फ एक बर्ड वॉचर नहीं थे, वो प्रकृति प्रेमी भी थे। तो इसको लेकर उनको बहुत चिंता थी, जिसके लिए उस तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से जाकर मिले थे। तो देखिए क्या है, इसलिए वे एक बार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे। पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि हमारे पहले के प्रधानमंत्री थे, और जब मिले थे वो उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उसे हमने इसीलिए बोला तत्कालीन प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह गांव में जन्मे हुए थे और गांव की मिट्टी से जुड़े हुए थे, अतः वे सालिम अली की पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो गए थे। अब चौधरी चरण सिंह जी के व्यक्तित्व के बारे में भी यहाँ थोड़ी सी बात बताई गई है कि चौधरी चरण सिंह भी एक जमीन से जुड़े व्यक्ति थे, गांव में जन्मे थे, एक किसान थे, खेती बाड़ी, मतलब उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी वो एक किसान की पृष्ठभूमि में थी। तो इसलिए वो भी प्रकृति को बहुत मानते थे। जब सालिम अली उनके पास ये सारी चीज लेकर पहुंचे तो उन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि नहीं, किसको, चौधरी चरण सिंह जी को, कि नहीं सिर्फ मैं ही प्रकृति से प्रेम करने वाला और जमीन से जुड़ा व्यक्ति नहीं हूं, मेरे जैसे और भी लोग हैं। और सालिम अली जी की इस फिक्र को देखकर सुनकर उनकी भी आंखों में आंसू आ गए थे, चौधरी चरण सिंह जी की। अतः वे सालिम अली की पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो गए थे। भावुक हो जाने का तात्पर्य क्या, लिटरली उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। आज ये दोनों व्यक्ति नहीं है। अब देखते हैं कि हिमालय के घने जंगल, बर्फ से ढकी चोटियों तथा लेह लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर रहने वाले पक्षियों की चिंता कौन करता है। तो जब आज जाबिर हुसैन जी ये पाठ लिख रहे हैं, सालिम अली जी की तो मृत्यु हो चुकी है, चौधरी चरण सिंह जी की भी मृत्यु हो चुकी, तो उन्होंने अपनी लाइफ में इन दो प्रकृति प्रेमियों को देखा। तो उनका कहने का तात्पर्य है कि ये जो दो प्रकृति प्रेमी थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि कौन फिक्र करेगा पहाड़ों की बर्फीली चोटियों में, बर्फीली जमीनों पर, लेह लद्दाख में, इन सभी जगहों पर रहने वाले पक्षियों की। अब फिक्र करने का तात्पर्य यह है कि एक तो उनके बारे में जितना जान सकते थे सालिम अली ने हमें बताया, लेकिन अब आगे कौन जानेगा, और इनके पर्यावरण को, जो इनके रहने की जगहों को जो खतरा है वो किस तरीके से दूर होगा। तो इस चीज को लेकर लोग जो है वो अभी भी बहुत चिंतित हैं। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा है फॉल ऑफ अ स्पैरो। ठीक है, इस नाम मतलब उनकी जो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है उसका नाम उन्होंने फॉल ऑफ अ स्पैरो रखा है। क्यों? क्योंकि स्पैरो का मतलब तो आप जानते हैं ना, गौरैया। अब इसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है क्यों उन्होंने ऐसा रखा, क्योंकि उनके जीवन को इस एक बर्ड, पक्षियों के संसार में ले जाने का काम एक गौरैया ने ही किया था। एक्चुअली हुआ क्या था, वो एक जब छोटे थे तो उनके मामा जी ने जो है ना उन्हें एक एयरगन ला के दी। एयरगन तो आप लोग जानते होंगे, एयरगन ला के दी, बच्चों की जैसी होती है। तो ये जैसे छोटे थे, इन्हें इतनी समझ नहीं, इन्होंने एक गौरैया को देखकर एयरगन चला दी, और वो एयरगन का छर्रा अगर ऐसे भी लग जाए तो बहुत चोट लगती है, और गौरैया तो छोटी सी बेचारी, उसको लग गई और वो घायल होकर नीचे गिर गई। अब उन्होंने जब ये देखा कि भाई हमारे खेल की वजह से किसी एक पक्षी को नुकसान पड़ा और उसकी जान पर बन आई, तो उन्हें इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस गौरैया को उठाया, उसकी मरहम पट्टी करी, उसकी देखभाल करी कुछ दिन तक, और जो है जब वो स्वस्थ हो गई तो उसे छोड़ दिया। तो इस तरीके से उनका पक्षियों की तरफ जो है आकर्षण बढ़ गया, और
इनकी पूरे जीवन का रुख बदल कर रख दिया उस घटना ने। इसीलिए जब इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी तो फॉल ऑफ एक स्पैरो इन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि उस गिरती हुई चिड़िया ने ही इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया था। लेखक को याद है कि D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी फीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में लिखने का अनुरोध किया तो वे बोली कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव सा है। मुझसे ज्यादा तो उनके बारे में छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। जैसे कि सालिम अली एक बर्ड वॉचर थे, वैसे ही एक बर्ड वॉचर और थे, वो थे D.H. लॉरेंस। वो भी पक्षियों के पीछे एकदम रहते थे। तो जब उनकी मृत्यु हो गई D.H. लॉरेंस की, तो उनकी वाइफ फ्रीडा से पूछा गया कि भाई आप अपने पति के बारे में कुछ बताइए, जैसे कि होता है। तो पूछा गया तो उन्होंने बोला कि भाई मैं इतना नहीं बता सकती, क्योंकि वो एक बर्ड वॉचर थे तो उनका ज़्यादातर समय क्या रहता था, पक्षियों के पीछे रहता था। कहाँ रहता था वो? पक्षियों के पीछे जाना, उनको देखना, उनके जीवन के बारे में बताना, सब कुछ। तो उन्होंने इतना सारा समय मेरे साथ बिताया ही नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ बता सकती। हाँ, अगर कोई बता सकता है तो वो है मेरे छत पर बैठी हुई गौरैया, क्योंकि उन्होंने जितना समय इन गौरैया और पक्षियों के साथ बिताया है उतना समय मेरे साथ नहीं बताया। ऐसा कहना था फ्रीडा का। फ्रीडा ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होता है वो ज़्यादातर समय अपना उसी काम के लिए बिताता है। अब जब वो अपना बहुत सारा समय इसके लिए बिताएगा तो क्या होगा, आप मुझे बताओ। तो वो अपने बाकी चीज़ों से, बाकी रिश्तों से कहीं हद तक कट जाएगा। तो यही चीज़ सालिम अली जी के साथ भी थी और D.H. लॉरेंस के साथ, क्योंकि दोनों ही एक माने हुए बर्ड वॉचर थे। तो जहाँ सालिम अली ने बहुत सारा समय तहमीना के साथ ना बिताकर इन पक्षियों के साथ बिताया, वैसे ही D.H. लॉरेंस ने भी अपना बहुत सारा समय अपनी वाइफ फीडा के साथ ना बिताकर इन पक्षियों के साथ बिताया। इसीलिए फीडा ने ये वक्तव्य बोला था। अब एक वाकया और है जो मैंने अभी आपको बताया कि फॉल ऑफ अ स्पैरो उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम रखा क्यों, तो वही वाकया यहाँ पर दिया है। बचपन में अन्य बच्चों के समान सालिम अली अपनी एयर गन से खेल रहे थे। ठीक है, तो जैसे सब बच्चे खेलते हैं वैसे वो खेल रहे थे। खेलते समय उनकी एयर गन से एक चिड़िया घायल होकर गिर पड़ी थी। उसी दिन से सालिम अली के हृदय में पक्षियों के प्रति दया भाव जाग उठा। वे पक्षियों की खोज तथा उनकी रक्षा के उपायों में लग गए, क्योंकि कहते हैं ना कि बचपन में अगर कोई चीज़ होती है तो उसका इफेक्ट किसी न बच्चों पर बहुत ही अच्छे से पड़ता है, और यही हुआ, उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट बहुत अच्छे से पड़ा, है ना। तो इस वजह से जो है उन्होंने अपने जीवन का पूरा रुख उस तरफ बदल दिया। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। वो सिर्फ पक्षियों के पीछे नहीं थे, उन्होंने ये भी देखा कि जब हम क्या कहते हैं पक्षियों की तरफ हो गए तो वो प्रकृति के भी करीब चले गए। भाई पक्षी कहाँ आपको मिलेंगे, प्रकृति पे मिलेंगे। तो सिर्फ उन्होंने पक्षियों के साथ साथ प्रकृति संबंधी भी बहुत रहस्यों को खोजा। क्यों? क्योंकि भाई प्रकृति का ही हिस्सा है ये पक्षी। अगर ये नहीं हो तो शायद बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे आसपास से गायब हो जाए। इसके लिए उन्होंने बड़े से बड़े तथा कठिन से कठिन कार्य किए। अब देखिए, एक तो पक्षियों के बारे में जानना, हमेशा अपने घर से प्रवासी प्रवृत्ति में जो है अलग रहना, बहुत मतलब मुश्किलें होती हैं। हम लोग जैसे आराम से, तुम लोग थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाते हो तो थक जाते हो, होता है, घर आए कम से कम रिलैक्सेशन रहता है। अब बताइए हम 15-15, 20-20 दिन तक अगर किसी पक्षी का पीछा करते रहें तो क्या होगा? क्या आसान लाइफ? वहाँ हमें कोई लग्जूरियस होटल नहीं मिलता है जहाँ पर वो लोग स्टे करते हैं। वहाँ पर गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, सारी कंडीशन में वो उस पक्षी के ऊपर निगाह रख रहे हैं। वो उनका पैशन ही नहीं है, वो एक ऐसा कार्य है जिससे हम पक्षियों के बारे में इतना नहीं जानते, ऐसे सालिम अली लोग जैसे लोग जो हैं हमें उस संसार का परिचय हमसे कराते हैं। हम पक्षियों के संसार के बारे में जान पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ पाते हैं। ठीक है ना। तो ये रहा हमारा पूरा चैप्टर था सावले सपनों की याद। तो इस पूरे हमने व्यक्ति चित्र में सालिम अली जी के बारे में जाना, जिसे जाबिर हुसैन जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया था।
तो इसी तरीके से आपको हम सारे चैप्टर लेकर आते रहेंगे ताकि आप अच्छे से इन सारे चैप्टर्स को समझते रहें। तो ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन तो हमारा हो गया, लेकिन अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे वो हमारे इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।